हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन जो एक मैनेजर फॉलो करता है जब भी वो कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो ये एक तरीके की गाइडलाइन होती है। ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको जो है वर्क करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इफ़िशिएंसी हो एंड इफ़ेक्टिवनेस आए। ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होते हैं, बट ये एक तरीके से आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल वैलिड है। मतलब ये ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लार्ज, स्मॉल, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट या प्राइवेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं। इसके बाद ये जो है किस हर लेवल पे अप्लाई होते हैं, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये ओवरनाइट नहीं बने हैं, ये इवॉल्व हुए हैं। मतलब ये जो है प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एंड प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो है ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। बिहेवियरल, ये जो प्रिंसिपल है वो किसी के जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जैसे मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पे है। मतलब वो कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन में, वो चीज़ हमें ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। फ्लेक्सिबल, जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मतलब आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। जिस जिस तरीके की आपकी नीड है, आप उस तरीके से इस जो प्रिंसिपल है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो रिजिड जो है प्रिंसिपल नहीं है। फिर कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड है। जिस तरीके का कॉज है उस तरीके के उसके इफेक्ट होंगे। उस प्रॉपर स्टडी के बेसिस पे जो है ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है कंटेंजेंट। कंटेंजेंट का मतलब होता है कि जैसे सिचुएशन होगी वैसे उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। हर सिचुएशन के लिए जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग होता है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में आ जाएगा साइंटिफिक डिसीजन। ये जो प्रिंसिपल है ये प्रॉपर स्टडी करके बनाए हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक नॉलेज के बेसिस पे बनाए हैं एंड इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी भी है। इसीलिए ये साइंटिफिक डिसीजन है। यहाँ पर कोई भी इंट्यूशन के बेसिस पे प्रिंसिपल नहीं बनाया है, बल्कि प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों के बेसिस पे ये प्रिंसिपल बनाए हैं। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब जो हम सोचते हैं हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये एक तरीके के रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, बट ये एक तरीके के गाइडलाइन है जो हमें हमारी जो इनसाइट है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विथ लेस वेस्टेज। ठीक है, तो आपने बहुत कम वेस्टेज करना होता है। ये प्रिंसिपल्स हमें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम लोग जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड कॉस्ट इफेक्टिव बन सकते हैं। इट्स डायनामिक। फिर चौथा सिग्निफिकेंस है डायनामिक। मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसी सिचुएशन होगी उस तरीके से ये जो प्रिंसिपल है वो मोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ये सोसाइटी के जो है आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, क्योंकि आप एक सोसाइटी के मेंबर होते हो। तो आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि आप ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करो। ये कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि फेयल ने दिए हैं। इनका पूरा नाम हेनरी फेयल है एंड इनको जनरल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं एंड साथ ही में इनका जो मेन मोटिव था ये 14 प्रिंसिपल्स देने का, वो ये था कि वर्क फोर्स में इफ़िशिएंसी आए एंड साथ ही में प्रोडक्टिविटी बढ़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ये मेनली जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, वो मेनली टॉप लेवल को टारगेट करके दिए हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिए हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो।
मतलब एक पूरा काम करने के बजाय आप उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, एंड वो जो छोटे काम है उसको आपने कहा है जॉब। ठीक है, अब वो जॉब जो है आप किसी ऐसे पर्सन को दोगे जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, ताकि जब वो काम रेगुलरली करता रहे तो उसकी भी एक्सपर्टीज बढ़े, इफ़िशिएंसी आए, कम वेस्टेज हो रिसोर्सेज का, एंड टाइमली कंप्लीशन हो जाए। सो आपने वर्क को डिवाइड करना है, और जब आपने उस चीज़ को डिवाइड करा उसको आपने स्मॉल जॉब कहा, जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। फिर आपको जो है ये एक ऐसे पर्सन को देना है जिसको उस चीज़ की नॉलेज है, तो वो जो है उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएगा, एंड एफिशिएंसी भी होगी एंड वेस्टेज भी नहीं होगा। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब किसी के पास पावर होती है डिसीजन लेने की। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू जॉब इन बेस्ट मैनर, मतलब आपके पास एक ऑब्लिगेशन है कि आपको कोई भी जो काम आपको डिनोट करा है आपको उसको प्रॉपरली करना है। सो अब अथॉरिटी जो है ज़्यादा किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होती है, टॉप लेवल। सो वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सबसे कम लोअर लेवल के पास होती है। तो इस तरीके से जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम कम होती रहती है, वहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर टू टॉप जो है वो बढ़ती जाती है। बट इनका एक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर इनका जो है एक तरीके से जितनी अथॉरिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, तभी जो है सारी चीज़ें स्मूथली चल पाएगी। अदरवाइज़ बहुत सारे हिंड्रेंस जो है, बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनका बैलेंस नहीं है तो। फिर आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, डिसिप्लिन। अब ये जो हेनरी फेल ने ये थर्ड प्रिंसिपल दिया है डिसिप्लिन, इसका मेन मोटिव है कि ओबीडियंस हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट डिसिप्लिन वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड इंडिविजुअल को वहाँ पे बिठाओ। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, एग्रीमेंट है, वो फॉलो होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं हुए तो आपका काम भी कंप्लीट नहीं होगा। एंड डिसिप्लिन में आप ये भी कर सकते हो कि अगर नहीं हो रहा है किसी से कुछ, किसी ने कोई गलती कर दी है तो आप उनको पनिश कर सकते हो, पेनल्टीज चार्ज कर सकते हो। सो ये डिसिप्लिन है। देन फोर्थ जो है, फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ऐसा बोला है कि वन बॉस होना चाहिए, मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए एक एक ही बॉस होना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके 2 से 3 बॉस नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ एंड मेरे ऊपर जो है 2 बॉस है, तो उन्होंने मुझे अलग अलग काम बता दिया, तो अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं पहले किसका काम करूँ। ठीक है, और या तो फिर मैं एक एक ही काम को 2 बार कर सकते हैं, तो और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बॉस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, साथ ही में जो है मेरे अंदर भी कन्फ्यूजन होगा कि मुझे किसका काम पहले करना चाहिए, और इस तरीके से वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वन बॉस होना चाहिए फॉर एवरी इंडिविजुअल। फिर उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट इनमें बहुत डिफरेंस है। सो यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोला है वन यूनिट वन प्लान, मतलब अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग, जैसे अगर डिपार्टमेंट्स भी हैं तो उनका जो मेन ओवरऑल मोटिव है वो एक ही होना चाहिए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है, कोऑर्डिनेशन के साथ आपको वर्क करना है, पूरी यूनिट को एक साथ वर्क करना है, चाहे डिपार्टमेंट्स अलग अलग भी हों। फिर उसके बाद आता है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें ये बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, आपको उसको प्रायोरिटी देनी है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पूरा हुआ तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। इसीलिए आपको जो प्रायोरिटी है वो किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देनी है सबसे पहले। और साथ ही में ये भी बोला गया है इस प्रिंसिपल में कि ऑर्गेनाइजेशन
और इंडिविजुअल जो है वो हैंड इन हैंड चलने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है इंडिविजुअल गोल आपका अलग जा रहा है एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग जा रहा है। अगर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग है तो इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस करना होगा रेदर देन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पर ये बोला है कि आपको पे करना है एंड कंपनसेशन जो आप प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉयज़ को वो फेयर एंड एडवोकेट होनी चाहिए। मतलब जो भी आप कंपनसेशन दे रहे हो उनके काम को जस्टिफाई करना चाहिए उस कंपनसेशन या सैलरी वेजेस आप जो दे रहे हो। सो जो पेइंग कैपेसिटी है उसके विद इन होनी चाहिए जो भी आपकी कंपनसेशन या जो भी आप पे कर रहे हो किसी भी रेम्यूनरेशन जो है एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो। मतलब उनके काम को जस्टिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उनको कम पे कर रहे हो एंड ज़्यादा काम करवा रहे हो। फिर नहीं तो वो जो है वो टर्नओवर होगा, लेबर टर्नओवर स्टार्ट हो जाएगा एंड वो डिससैटिस्फाइड होगा वर्क के साथ जब तक उसको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता। एंड मॉनेटरी बेनिफिट भी मतलब जो उसको फेयर जो उसके लिए फेयर है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। मतलब जो पावर है वो सिर्फ कुछ लोग या एक ही इंसान के हाथ में हो एंड पावर में हर चीज़ की पावर आ जाएगी, पावर टू टेक डिसीजन एंड ऑल। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अब पावर है उसको आपने डिस्पर्स कर दिया है। मतलब अब ये जो पावर है वो अब फ्यू हैंड्स से जो है कुछ ज़्यादा लोगों के हाथ में चली गई है। तो डिसेंट्रलाइज मतलब आपने डिस्पर्स कर दिया है अथॉरिटी का, ठीक है। तो जैसे ये टॉप लेवल है तो टॉप लेवल के पास जो है अगर सिर्फ टॉप लेवल के पास ही पावर है तो समझ लो वो सेंट्रलाइजेशन है कि यहाँ पर सिर्फ एक या सिर्फ दो तीन लोगों के पास पावर है तो वो सेंट्रलाइजेशन है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि पावर जो है वो आपने डिस्पर्स कर दी है लोअर लेवल तक। तो यहाँ पर ये देखना है कि आप ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि इसमें बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इट्स अ फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक तरीके की कम्युनिकेशन चेन फॉलो होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जाओ तो आप डायरेक्टली टॉप लेवल के इंडिविजुअल से या उसके सीईओ से कभी बात नहीं करते हो। आप किससे बात करते हो? जो पर्टिकुलर मैनेजर होता है उनसे बात करते हो, ना कि आप डायरेक्ट अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है, अगर आपको ग्रीवेंसेस शो करने हैं, कोई रिपोर्टिंग करनी है तो आप डायरेक्ट टॉप लेवल ऑफ इंडिविजुअल को नहीं बोलोगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ बात करनी भी है तो उसके लिए प्रॉपर एक पूरी चेन फॉलो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक जो है ये पूरी चेन फॉलो होती है कम्युनिकेशन की। ये एक तरीके का डिसिप्लिन शो करता है। बट अगर इमरजेंसी केस है तो इमरजेंसी केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं और एट सेम लेवल वो बात कर सकते हैं और उसको आपने बोला है गैंग प्लैंक। क्या बोला है? गैंग प्लैंक। तो यहाँ पर कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे यहाँ पर है ए एंड ये है सी, तो ये दोनों एक लेवल ऑफ एम्प्लॉय हैं। बी एंड डी, तो ये लोग ऐसे बात नहीं कर सकते, बट अगर इमरजेंसी केस है तो ये लोग डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको आपने गैंग प्लैंक बोला है। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये बोला गया है कि हर चीज़ का एक सही हर चीज़ की एक सही जगह होनी चाहिए एंड सही टाइम पे वो वहाँ होनी चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो हर किसी के अपने अलग अलग कैबिन, हर किसी की अपनी अपनी एक सीट होती है, प्लेस होती है, जो उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ बैठना है, उनकी चीज़ें कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में आती हैं कि पीपल एंड मटेरियल के एक सूटेबल प्लेस होता है। अब ये क्यों होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर? क्योंकि आपका टाइम भी सेव होता है। मतलब आपको इधर उधर चीज़ों के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है कि ये चीज़ कहाँ गई या वो चीज़ कहाँ गई। आपको पता है कि ये चीज़ हमें यहीं मिलेगी।
फिर उसके बाद एफिशिएंट, वेस्टेज कम होगा रिसोर्सेज का। फिर आता है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी हमको ये बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फेयरनेस एंड जस्टिस के साथ जो है सभी को ट्रीट करना चाहिए। मैनेजर एंड एम्प्लॉय में भी एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। मतलब मैनेजर ने जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं शो करना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, कलर, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो डिसएटिस्फाइड हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से, एंड रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी, एंड टर्नओवर ज़्यादा हो जाएंगे, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एंड एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करेगा एक एम्प्लॉय में। साथ ही में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, तो ये इनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका टर्नओवर मतलब जो वो छोड़ के जाएंगे उसे कम करना चाहिए, उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए, ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो यहाँ पर जब भी आप किसी को, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हो, तो उसको प्रॉपरली प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आपको जो है उसे सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के रेफरेंस के बेसिस पे आपने सिलेक्ट कर दिया, 2 महीने उसने काम किया, एंड जो है उसने फिर जॉब छोड़ दी। तो इससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे, एंड काम पेंडिंग हो जाएगा, एंड साथ ही में इफ़ेक्टिवनेस भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपको रिगरस प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जब भी आप सिलेक्शन प्रोसेस करते हो, एंड साथ ही में इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होगा। फिर उसके बाद आता है इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये कहता है, ये फेयोल ने इसलिए दिया है कि ये इनकरेज करता है कि यहाँ पर आप डेवलप करो एंड कैरी आउट दी इनिशिएटिव, आप सेल्फ फर्स्ट स्टेप लो विथ सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको कोई भी सजेशन, ओपिनियन या कुछ भी रिपोर्ट, ग्रीवेंसेस कुछ भी शो करना है, तो आप जो है आपके मैनेजर्स को बोल सकते हो। तो एक तरीके से आप उनको एनकरेज कर रहे हो टू टेक इनिशिएटिव। तो इसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा एम्प्लॉय के मन में कि उनकी जो है वहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमसे पूछा जा रहा है। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट जो होता है, इसका मतलब होता है कि स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये जो है एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। आप कितने भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को ले आओ, बट इन लोगों में अगर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो वो आपका जो टैलेंट है वो वेस्टेज है। तो इसीलिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है उनमें टीम स्पिरिट होनी चाहिए, तो काम जो है आपका अच्छी तरीके से एफिशिएंसी के साथ होगा।